नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं और जो भी खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 तक बुरी खबरों की एक लाइन खिंची हुई है। अब एक नई जानकारी आई है, नया सर्वे आया। मैं भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे की बात नहीं करूंगा और इंटरनल सर्वे की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी इंटरनल सर्वे पब्लिकली रिलीज नहीं किया जाता है। वो सर्वे उन्होंने रिलीज किया नहीं है। वो सर्वे को बता दूं सर्वे में ये कहा गया है, वो कहा गया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो सर्वे उन्होंने अपने अंदर ही अंदर किया, या तो मेरे पास कॉपी हो, लीक होके कोई कॉपी आ जाए या कहीं से कुछ आ जाए, तब तक ये जो हवा में चलता रहता है इंटरनल सर्वे में बुरा हाल हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, उसको मैं लाना नहीं चाहता हूं। लेकिन हाँ, जो सीन दिख रहा है, जो खुलेआम जो सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वे में भी अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इन सर्वे से संतुष्ट नहीं है। उसके बावजूद इन सर्वे में भारतीय जनता पार्टी अब हारती दिख रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। टाइम्स नाउ, नव भारत, भारत का एक बड़ा गौरवशाली समाचार पत्र समूह होता था टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका अखबार था हिंदी का नव भारत टाइम्स। बड़ा अच्छा अखबार था और सारे देश के पत्रकार हिंदी के कम से कम उससे सीखना चाहते थे। उसका ये सर्वे है और उसका चैनल जो है जब से खुल गया है उसकी प्रतिष्ठा कुछ और ही हो गई, वो पहले वाली से गायब हो गई। नवभारत टाइम्स जो है, उसका नवभारत नाम जो है, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब खैर उस पर विषय पे बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम आज बात करेंगे सर्वे के ऊपर। सर्वे में क्या है और सर्वे के मुताबिक बीजेपी का भविष्य और मोदी जी का भविष्य क्या होने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, कुछ सर्वे आए थे और उन सर्वे में बीजेपी की हालत तो ठीक नहीं दिख रही थी, लेकिन ये जो सर्वे करने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं फिर भी पार्टी का लिहाज कर रहे थे। उनको लग रहा था कि चलो भाई, पूरा हराना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब जो सर्वे आया है, वो सर्वे बता रहा है कि मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी साफ ही हो गई है। ऐसा इस सर्वे को मान के चलिए, क्योंकि ये जब सर्वे होते हैं इसमें बहुत सारा, चूंकि मैं रहा हूं मीडिया में, तो बहुत सारा दिमाग भी लगाते हैं लोग। जो बहुत ईमानदारी से सर्वे करने वाले लोग हैं, वो भी जब उनके रिजल्ट हाथ में होते हैं तो अपना विवेक अप्लाई करते हैं। फिर यार, ये तो सुपड़ा साफ दिखा रहा है, नहीं है, इतना नहीं हो सकता, या हम इतना दिखा देंगे तो पब्लिक भरोसा ही नहीं करेगी, कितनी दुनिया पलटने वाली है, तो क्या करें। बोले थोड़ा बहुत इसको 19-20 कर देते हैं, इस तरह का एनालिसिस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सर्वे में झूठ बोल देते हैं। वो फिर डाटा को दोबारा विजिट करते हैं, फिर डाटा को दोबारा समझते हैं, फिर उसमें कुछ और एंगल समझने की कोशिश करते हैं। फिर उनको लगता है ये पहलू शायद हमने छोड़ दिया। और डाटा को किसी भी तरह से कहा जा सकता है। जैसे 20% वोट भारतीय जनता पार्टी के कम हो गए, मैं ये भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी 80% वोट इंटैक्ट हैं, इसके बावजूद उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और दूसरा यह है कि 20% छोटा परसेंटेज नहीं होता। 20% का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें चली जाएंगी। तो इस तरह के इंटरप्रिटेशन के जरिए भी कई चैनल्स उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब डाटा होता है, आपके पास फैक्ट होते हैं, तो आप फैक्ट को समझते हैं, फैक्ट के जरिए हम जानते हैं। और ये आज जो टाइम्स नाउ नव भारत के जो रिजल्ट आउट आए हैं, ये उस पूरे एडजस्टमेंट के बाद भी कांग्रेस पार्टी को ही जिता रहे हैं। रिजल्ट में अगर मैं बहुत सारी चीज़ों में ना जाऊं, तो एक सीधी सीधी मेरे पास में लिस्ट है, मध्य प्रदेश की लिस्ट है, सीटों की लिस्ट है। बीजेपी को 102 से 110 के बीच में सीटें मध्य प्रदेश में मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस को 118 से 128 के बीच में। यानी कम से कम सीटें आई, तब भी कांग्रेस की कम से कम आए और बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आए तो भी तो कांग्रेस से हार जाएगी, क्योंकि बीजेपी को इस सर्वे के हिसाब से ज्यादा 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को कम से कम 118 सीटें मिलेंगी। यानी क्लियर कट मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारती हुई दिख रही है। और इसी तरह से वोट शेयर की आप बात करें, यहां जाके मुझे थोड़ा सा वो जो सीटों का अनुमान है उसमें गड़बड़ी दिख रही है। अंतर ज्यादा होना चाहिए। कैसे देखिए, वोट शेयर जो है बीजेपी का 42.8% है और कांग्रेस का 43.8%। यानी 1% वोट कांग्रेस का ज्यादा है।
ऐसा भी नहीं है कि बहुत क्लोज फाइट हो, केवल 2 ही पार्टियां हो, तीसरे पक्ष के पास भी करीब 13.4% वोट जा रहे हैं। 1.1% वोट जो है ना, वो बड़ा वोट होता है जब इस तरह की टक्कर हो। ये कम से कम 10-15 सीटों के दर से उधर कर सकता है, जो आपके इस हिसाब में नहीं दिख रहा है। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस पे ऐतराज कर रही है और उसका कहना यह है कि भैया हमारी सीटें आप कम दिखा रहे हो, हमारे को तो बहुत ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं। क्या कहा है उन्होंने बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं कि क्षेत्रवार किस इलाके में मध्य प्रदेश के बीजेपी जीत रही है और किस इलाके में कांग्रेस जीत रही है। देखिए, कभी कभी सर्वे में ये लोग ये भी करते हैं कि ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाद में जब हम सर्वे लाएं, जब इलेक्शन का मौका एकदम तगड़ा वाला हो, तो लोग कहें कि भाई जब ये सर्वे कांग्रेस को जिता रहा था तब तो आप इस पर भरोसा कर रहे थे, अब हमको जिता दिया तो आप इस पर। तो कई बार ये भी होता है, और कई बार सर्वे जो है वो एक माहौल बनाने के लिए होता है, कई बार सर्वे ये दिखाने के लिए होता है कि भैया देखो फलां पार्टी जीत रही है, ताकि वो पार्टी अगर इधर से उधर से कहीं करके कुछ जीत भी जाए तो ये कहा जाए कि देखो वो तो सर्वे भी तो कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हमने गड़बड़ थोड़ी की है। खैर, विंध्य में बीजेपी को 1921 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8 से 10 सीटें मिल रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप चले जाएं आपका मध्य भारत में, मध्य भारत इंपॉर्टेंट जगह है, भोपाल और आसपास का इलाका, वहाँ बीजेपी को 22 से 24 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को सिर्फ 12 से 14 मिल रही हैं इस सर्वे के हिसाब से। महाकौशल में बीजेपी को 18 से 22 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 16 से 20, यहाँ कांटे की टक्कर है। इसके अलावा अगर आप बुंदेलखंड में देखें, बुंदेलखंड इलाका हो गया आपका, ये जो छतरपुर है, मऊरानीपुर है, ओरछा है, ये बहुत सारे इलाके जो हैं, इसमें बीजेपी को 13 से 15 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 11 से 13 सीटें मिल रही हैं। यानी बुंदेलखंड में और महाकौशल में बराबर की टक्कर है। बुंदेलखंड और महाकौशल में ये मान के चला जाता था कि बीजेपी एकदम साफ करेगी, पहले के सर्वेज में बीजेपी बहुत स्ट्रांग स्थिति में थी। मालवा निमाड़ का इलाका, कैलाश विजयवर्गीय का इलाका, वो इलाका जहां पे सुमित्राताई महाजन आती हैं, जहां से दीपक जोशी आते हैं, जहां पर आरएसएस का बहुत पुरानी जड़ें और बीजेपी का भी एक पुराना गढ़ रहा है, वहां पर इनकी बहुत बुरी हाल हो रही है, क्योंकि ये मालवा ये बड़ा क्षेत्र है जिसमें हार रहे हैं। वहां पे अधिकतम बीजेपी को 24 सीटें मिलेंगी, न्यूनतम 20 सीटें, 20 से 24, जबकि कांग्रेस को 41 से 45 सीटें मिल रही हैं। यानी यहां जो अंतर आ रहा है वो अंतर करीब 16 सीटों का है। मतलब 16 सीटों का ऐसे है कि बीजेपी अपनी मैक्सिमम ले आए और कांग्रेस को कम से कम आए, तब भी 16 सीटें कांग्रेस के पास ज्यादा होंगी। ये बड़ा क्षेत्र है। इसको अगर देखें, इसके अलावा चंबल का इलाका जो है वो और भी खतरनाक स्थिति बयान कर रहा है। चंबल में तो समझिए कि कुछ बचा ही नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है चंबल। बड़े बड़े नेताओं को दिमाग में अगर गलतफहमी हो जाती है कि मेरे साथ, मैं यहाँ का राजा, यहाँ पब्लिक मेरे साथ, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ वोट जाएंगे, तो वो झाड़ देने के लिए ये सर्वे के जो नतीजे हैं वो काफ़ी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी अकड़ के साथ बीजेपी में गए, तो बीजेपी ने भी बड़े मजे के साथ उनको बाई कर लिया था, और बाहर से आयातित भाजपाई और अंदर के पुराने भाजपाइयों के बीच में, यानी ज्योतिरादित्य के साथ आए लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, उसका नतीजा ये हुआ है कि अब ऑपरेशन कमल करने से पहले बीजेपी को 25 बार सोचना चाहिए। लोगों को तोड़ के तो ले आओगे, लेकिन वो जब घर में आएंगे तो बवाल दूसरा होगा, उसको आप संभाल नहीं पाओगे। ये ठीक वैसा है कि आप अपहरण करके एक पत्नी ले आए कहीं से, ठीक है, चौधरी साहब ले आए, अब पता चला दोनों आपस में झगड़ा हो रहा है, उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। वैसे ही स्थिति चंबल में हो गई है। ज्योतिरादित्य का ज्यादातर प्रभाव चंबल इलाके में ही, तो वहां पे जो नतीजे हैं उसमें केवल 4 सीटें आ रही हैं बीजेपी को, ज्यादा से ज्यादा 8 आ जाएंगी, और कांग्रेस को 30 सीटें आने वाली हैं, कम से कम 26 सीटें आ जाएंगी। अब आप समझिए कि जहां पे सिंधिया जी हैं उस जगह पे कितनी पुरानी बुरी हार हो रही है। उनके ज्यादातर समर्थक जो जा चुके हैं छोड़ के, और उनके जो समर्थक थे उनके वोट कट चुके हैं, टिकट कट चुके हैं, माफ कीजिएगा, उनको टिकट नहीं मिला है। तो जो हमने अभी निचोड़ बताया, इसके हिसाब से बीजेपी को 100 सीटें मिलेंगी, 102 सीटें, ज्यादा से ज्यादा 8 सीटें और मिल जाएंगी, 110 सीटें बस। और
कांग्रेस पार्टी को कम से कम 118 सीटें मिल रही हैं, यानी बीजेपी को जो सबसे ज्यादा मिलने वाली हैं उससे भी जो कांग्रेस की सबसे कम सीटें हैं वो भी 8 ज्यादा हैं। और अगर कांग्रेस को सबसे ज्यादा का जो अनुमान है वो मिल गई 128, तो बीजेपी से 18 सीटें ज्यादा होंगी और इसको कांटे की टक्कर बताया जा रहा है। लेकिन आप एक बात सोचिए, जो चीज आपको बहुत देखने में एक आइडिया देगी, एक समझ पैदा करेगी कि ये जो सर्वे है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये सर्वे भी करेक्ट किए जाते हैं इस पूरे चार्ज एटमॉस्फेयर में। और जब आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो जरा सी गलती होने पर तलवार लेके खड़ी हुई है, ऐसे ऐसे करती रहती है हर वक्त, मीडिया के लिए तो यही है। और देखिए, वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की दिक्कत ये है, उनके करोड़ों रुपए के खर्चे हैं, वो खर्चे उनके जो है वो पूरे 1 मिनट में उनकी सप्लाई लाइन कट सकती है। एनडीटीवी के विज्ञापन बंद हो गए थे, कई जगहों के विज्ञापन चैनलों के बंद कर दिए गए, घोषित अघोषित रूप से। मैं कई सारे वीडियोस में बहुत सारी चीजों में ये जानकारी दे चुका हूं। तो लोग डरते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त नहीं कराएंगे, वो बुरी तरह से नहीं हराएंगे वो, लेकिन अंदर का पत्रकार नहीं मानता है तो थोड़ा बहुत बता देंगे। लेकिन जो भी है, इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बड़ी खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, अलग अलग बयान आने शुरू हो गए हैं, दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि अब तो खत्म हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन जो दावा किया जा रहा है वो पार्टियों का अलग अलग। बीजेपी कह रही है कि ये सर्वे सही तस्वीर पेश नहीं करता, ये 20 सितंबर तक का ही सर्वे है। उसके बाद बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे बड़े बड़े नेताओं को टिकट दिए गए हैं और जो जीतने वाले विधायक थे उनके टिकट काटे गए हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग नाराजगी में इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बगावत की है इस टिकट बंटवारे के बाद। उसको बीजेपी कह रही है कि हमने जो सुधार किए, जो बदलाव किए, उनका रिफ्लेक्शन नहीं आया है, उनका रिफ्लेक्शन अभी और आएगा तो और तस्वीर दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको कम से कम 140 सीटें तो मिलनी ही मिलनी है, कम से कम। और आपका ये सर्वे 128 मैक्सिमम दिखा रहा है, तो ये सर्वे सही नहीं है। बहरहाल दोनों पार्टी सर्वे से संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब चलते हैं हम राजस्थान। राजस्थान में बीजेपी को अधिकतम 105 सीटें और न्यूनतम 95 सीटें दे रहे हैं सर्वे। और इस सर्वे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 105 सीटें वो ला सकेगी और कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा 101 सीटें लाएगी। यानी इनकी जो न्यूनतम और अधिकतम सीटें बताई गई हैं सर्वे में, उसमें 4 का अंतर है। कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों से पीछे है और अन्य दल को ये 3 से 6 सीटें दिलवा रहे हैं। तो अगर आप देखें कि इस पूरे विश्लेषण के हिसाब से राजस्थान में कांटे की टक्कर है। ये कब का मामला है? ये भी 20 सितंबर तक का मामला है। उसके बाद क्या बदलाव हुए हैं? उसके बाद ये बदलाव हुए हैं कि वसुंधरा राजे का अपमान हुआ है, वसुंधरा राजे बगावत पे उतारू हैं, वसुंधरा राजे को मनाने की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। अमित शाह प्रचार करने गए थे राजस्थान में और भीड़ कम होने के कारण गुस्से में वापस दिल्ली लौटा है। पब्लिक, ये लोगों ने छापा है कि वहां पे जो है वो वहां की पार्टी और जो संगठन है उससे वो नाराज है। एक भी ऐसा नेता वसुंधरा को छोड़ दें नहीं है जिसकी पैन राजस्थान अपील हो। मोदी और शाह सोचते हैं कि हम जिसको बना देंगे वही राजस्थान का सबसे बड़ा नेता होगा। उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल को और दूसरे लोगों पे दांव लगाया है। अब स्थिति यह है कि राजस्थान के डायनेमिक्स आप समझिए और मध्य प्रदेश के डायनेमिक्स समझिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान मोदी मोदी के नाम पे वोट नहीं देते हैं, बड़े राज्य हैं, उनका रिश्ता है अपने नेताओं के साथ में, एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जो संबंध है वो नाराजगी निकल रही है, देख लीजिए। वो ज्योतिरादित्य को अपना मानते थे, उनके पिताजी को अपना मानते थे बेसिकली। ये तो पिताजी के बेटे हैं। तो माधवराव सिंधिया, माधव नाम विकास का, आज उनका मेरे ख्याल से जन्मदिन भी है या पुण्यतिथि है। माधव नाम विकास का, धरती का आकाश का, ये नारा था। जब ज्योतिरादित्य की बहन की शादी हुई थी तो ग्वालियर शहर की सड़कों पे ऐसे ही एक यात्रा निकाल दी गई कि भाई अपना शहर है, सबको दूल्हा दुल्हन दिखाओ। तो सड़कों पे शहर उतर आया था।
ये कनेक्ट है किसके साथ में, जो माधवराव सिंधिया के साथ था। और उस कनेक्ट के कारण काफी हद तक अब वहां पे कोई भी चला जाए, कोई भी आ जाए बाहर से, वो एक कनेक्ट खत्म नहीं कर सकता। अब ज्योतिरादित्य अगर गए हैं किसी और पार्टी में तो देखिए गुस्सा हो गए लोग, मजा चखा दिया, धूल चटा दी। ये पूरा एक बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाती है, और उसको कोई दिल्ली से मानते हैं, संसाधन दिल्ली के पास हैं। अगर यही लोग जो नेता हैं अगर ये खड़े हो जाएं तो इनको अगर कॉर्पोरेट से पैसा ना मिले, चंदे का पैसा ना मिले तो कहां तक टिकेंगे। वो ताकत तो उन्हीं के पास में, मैंने वीडियो बनाया था। उसके बावजूद राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और उत्तर प्रदेश भी, आप खाली केंद्र के नाम पे और ये दो नेताओं के नाम पे ये जो कह दें वो हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। गुजरात इनका होम प्रदेश है, गृह प्रदेश है, इसलिए वहां हो जाता है। अगर यहां पे भी लोकल नेताओं को डिस्टर्ब करते हैं जैसे वहां मध्य प्रदेश में किया, तो राजस्थान में भी इनको बड़ा नुकसान उठाना ही पड़ेगा। और अभी तक के हिसाब से वसुंधरा राजे को ये डिस्टर्ब कर चुके हैं। वो इंतजार कर रही हैं आचार संहिता लागू होने का, और जैसे ही आचार संहिता लागू होगी वो यात्रा पर निकल जाएंगी, ऐसा उनके निकट के लोगों का कहना है। और पूरे राजस्थान में घूमेंगी। जैसे पिछले दिनों वो मंदिर टेम्पल रन किया था उन्होंने, अलग अलग मंदिरों में गई थी और भयंकर भीड़ उमड़ी थी। एक तरफ सोचिए अमित शाह जा रहे हैं, गुस्सा होकर आ जा रहे हैं क्योंकि सभाओं में भीड़ नहीं। दूसरी तरफ वसुंधरा, वो कुछ नहीं है, उनके सब जगह से उनको हटा दिया गया है, सारी कमेटियों से नाम हटा दिया गया है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित भी नहीं कर रहे हैं वहां कोई, तब भी वो मंदिर में जा रही हैं, लोग खड़े हुए हैं, उमड़ रहे हैं। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर नेताओं की अपनी पकड़ भी है। अलग अलग इलाकों में छोटे बड़े नेताओं की पकड़ है, कहीं पे कांग्रेस के किसी नेता की है, कहीं पे बीजेपी के किसी नेता की है। तो केंद्रीय नेतृत्व को इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर डिस्टर्ब करेगा तो दिक्कत होगी, और यही हो रहा है। तो राजस्थान के जो ये आंकड़े आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि बहुत बैलेंस टाइप का मामला है, कि 4 सीटों का अंतर है, मुझे लगता नहीं है कि इतनी कांटे की टक्कर राजस्थान में होने वाली है। क्योंकि राजस्थान में 20 तारीख के बाद में तो और उठापटक हुई है, और ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है। ये तो 20 तारीख तक के आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े जब आके कहीं पर रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि राजस्थान में कुछ नया तो इन्होंने किया नहीं, तो वो और असर डालेंगे। लेकिन ये सर्वे के आंकड़े हैं, आधिकारिक सर्वे के आंकड़े। मैंने आपको परसों बताया था, परसों या कल ही मैंने जब अपना वीडियो बनाया था कि कैसे सोशल मीडिया सेल जो है वो बीजेपी की घबरा रही है। उस वीडियो में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने आपको बोला था कि लोग जाके पूछते हैं तो सही नहीं बताते। मार्केटिंग का एक बेसिक नियम है, लोग जो बोलते हैं वो व्यवहार नहीं करते हैं। अगर आप ये सोच के जाओगे, जैसे कि मैं बताऊं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछे भाई चाट की दुकान पे चाट में कैसा खाना पसंद करोगे, तो हर आदमी कहेगा भाई मिर्च मसाले कम रखना, भाई तेल वेल कम रखना। और जिसने अच्छे जानकार, जितने भी चाट वाले हैं, जितने भी इस तरह का कारोबार करते हैं, वो जानते हैं कि जहां मैंने मसाले कम किए, जहां मैंने उसको प्लेन बनाया, वहां मेरी दुकान बंद। ये बिहेवियर अलग है। ये बिहेवियर जो तो हम जो बोलते हैं वो हमने जो पढ़ा है, ज्ञान के, उससे बोलते हैं, और जो हमारा व्यवहार है हमारी इंद्रियों से आता है। बहुत बड़ा ज्ञानी से ज्ञानी आदमी भी होता है तो वो भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है, क्योंकि वो उसकी इंद्रियों से व्यवहार आता है। तो इसी तरह से चुनाव में आपका जो व्यवहार है, वो आपका व्यवहार जो दिखे वो देखना चाहिए। जो आपसे पूछा गया आप जो बता रहे हैं वो उतना मायने नहीं रखता है। रखता है कई बार, क्या ज्यादातर बार हो सकता है कि वो आपकी दोनों चीजें एक जैसी हों, लेकिन आप जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें एक अंतर है, जो एक अच्छा मार्केटियर समझता है, और वो अपने प्रोडक्ट तैयार करने से पहले उस बिहेवियर को स्टडी करता है। कोई आपको बोल देगा कि साहब मुझे तो कैलोरी फ्री चॉकलेट ही पसंद है, लेकिन मार्केटिंग का एक्सपर्ट जाएगा बाजार में, सर्वे करेगा कौन सी चॉकलेट ज्यादा बिक रही है, वो उसको समझेगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा। प्राइसिंग के लिए मान लीजिए मैं आपके इलाके में एक हेयर कटिंग का सैलून खोलने वाला हूं, बड़ी चेन है मेरी एक बड़ी, तो मैं पता करूंगा कि हेयर कट, तो मैं पूछूंगा आपसे कि भैया अगर आपको बढ़िया वाला हेयर कट मिल जाए, इसमें टॉप क्लास का हेयर डिजाइनर, तो आप कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं।
आप बोलेंगे 500 रुपये दे सकता हूँ, 1000 रुपये दे सकता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन अच्छा मार्केटिंग का जो एक्सपर्ट होगा वो पता करेगा कि इस इलाके के लोग कितना रुपया हेयर कट पे खर्च करते हैं, तो पता चलेगा कि ये लोग तो 100 रुपया खर्च करते हैं, तो वो कहेगा भाई इनको 125 रुपए का पैकेज दूंगा, भाई इससे ज़्यादा ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से एक समझदार पत्रकार और एक समझदार एनालिस्ट जब समाज का सर्वे करता है तो वो पूछने से ज़्यादा उनके व्यवहार पर नज़र रखता है। जो व्यवहार का सर्वे है वो मोदी जी के यूट्यूब चैनल में दिख रहा है, फेसबुक पे दिख रहा है, ट्विटर पे दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। लोग उनकी ना तो बातों में बहुत रुचि दिखा रहे हैं, उनके भाषणों में भी बहुत रुचि नहीं दिखा रहे हैं, मन की बात को भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं सुन रहे हैं, ज़बरदस्ती सुनवाया जा रहा है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लगता है कि अब सोशल मीडिया पे भी जो एंटी कांग्रेस चीज़ें हैं वो ज़्यादा उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा आपके पास में उस तरह के मैसेज नहीं आते हैं पप्पू वप्पू वाले, लेकिन राहुल गांधी अगर वहाँ कारपेंटर के पास चला जाता है तो वो भी वायरल होने लगता है। तो ये फ़र्क है, ये बदलाव, और उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबली ये तीनों राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मैंने वैसे बहुत पहले ये बात कह दी थी, कांग्रेस पार्टी निकाल लेगी। और जब ये तीनों राज्य निकाल लेगी तो निश्चित मान के चलिएगा कि 2024 के लिए, आज जब इतनी बौखलाहट है कि आपकी सभा में भीड़ नहीं है तो आप राजस्थान छोड़ के दिल्ली चले जाते हो, उस वक्त सिर धुनेंगे। और आप क्या कर सकते हैं? आप ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इतनी जल्दी परसेप्शन नहीं बदलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।